हेलो, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। और बच्चों, हम करें क्लास 12 की बिजनेस स्टडी हिंदी मीडियम से, जिसमें हम आज करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क का क्वेश्चंस होंगे इसमें। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट केस स्टडीज होने वाली है। कौन सी बुक से करेंगे बेटा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बेटा बुक है हमारे पास आर.के. सिंगला की। आप किसी भी बुक से पढ़ो, कोई मैटर नहीं करता बेटा। एनसीईआरटी भी अच्छी है, आर.के. सिंगला भी अच्छी है, पूनम गांधी भी अच्छी है। आप कोई भी बुक पढ़ो बेटा, सारी बुक्स अच्छी होती हैं। ये नहीं कह सकते कि भाई ये वाली बुक से पढ़ोगे तो ही नंबर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे एनसीईआरटी से एज इट इज पैराग्राफ उठ के आ जाता है केस स्टडी में। लेकिन बेटा एनसीईआरटी भी तभी काम की है जब आप उसको पूरा पढ़ो। अगर आप उसको भी नहीं पढ़ोगे, पूरा डीपली जाके नहीं पढ़ोगे, तो बेटा वो भी कोई बेनिफिशियल नहीं है आपके लिए। तो मेक श्योर आप कोई भी बुक पढ़ो तो बेटा अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अगर मैं आर.के. सिंगला से अगर आपकी तैयारी करवा रहा हूं तो बेटा आर.के. सिंगला से ही आप तैयारी कर लो फिर। और मेरा ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, मैं कभी आर.के. सिंगला से ही पढ़ा देता हूँ, कभी पूनम गांधी से ही पढ़ा देता हूँ, कभी अपने नोट से ही पढ़ा देता हूँ। तो जहां मुझे अच्छा लगता है मैं वहां से आपको पढ़ा देता हूँ। तो बेटा आपको सिर्फ यहाँ पे जो मिलेगा वो मिलेगा बेटा टॉपिक क्लियरिटी। आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि भाई ये चीज होती क्या है, याद क्या करना है, कैसे करना है। वो आप अपनी तरफ से खुद के भी नोट्स बना सकते हो, मेरे खुद के भी नोट्स है कुछ। अगर बाय करना चाहते हो तो मुझे बेटा व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको पहले से ही पता है। नहीं तो अदर वीडियोस में भी आपको नंबर मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा आपको मेरा नंबर। अगर आप व्हाट्सअप करोगे तो बेटा मैं आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है। पर चैप्टर जो नोट्स है बेटा वो 20 रुपीज के हैं, वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, इस बार और बता देता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बेटा हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस चैप्टर नंबर फर्स्ट, आपको जो प्रबंध का चैप्टर है, जिसमें बेटा केस स्टडी भी हम करेंगे, लेकिन लास्ट में। उससे पहले हम 1 मार्क के क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ भी जाएंगे। और उसके बाद एक कुछ हॉट क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, वो भी करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि 1 से लेके 20 क्वेश्चन जो है बेटा वो आपके 1 मार्क के क्वेश्चन है, जिसमें एमसीक्यू, फिर द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, वो 1 लाइन में, 1 सेंटेंस में जो आंसर होते हैं वो अब आते हैं। और 20 नंबर तो कोई यार, मैं तो ये कहूंगा कि 20 मिनट और 20 नंबर आपके। मेहनत करो, मेहनत करने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि बेटा आपको 20 मिनट नहीं तो मैं तो कहता हूँ उससे भी कम टाइम लगेगा 20 नंबर लेने में, राइट। तो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैं आपको बुक की तरफ ले जाऊंगा बेटा। और आपके क्वेश्चंस हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ना है, कैसे हमें आंसर करना है, सारी चीजें इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चंस, ठीक है। टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे। और हमारा जो बेटा फर्स्ट चैप्टर है वो है बेटा प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। इसके अंदर अगर आप देखो तो मैक्सिमम जो टॉपिक है बेटा वो है 4 टॉपिक आपके प्रबंध के बारे में बताया गया है। प्रबंध विज्ञान, कला एवं पेशे के रूप में बताया गया है। प्रबंध के स्तर और उसके कार्य बताए गए हैं। और लास्ट वाला जो टॉपिक है बेटा वो अदर इम्पोर्टेंट है, समन्वय और अवधारणा एवं महत्व, हालांकि उसकी विशेषताएं भी दे रखी है, वो बात अलग है। तो ये बेटा आपके 4 टॉपिक जो कवर किए गए हैं पहले चैप्टर में। इसके अगर हम चैप्टर हो चुका है, अगर हाँ वेटेज की बात करें बेटा नंबर्स की, तो देखो स्टार्टिंग में 3 जो चैप्टर है बेटा 16 नंबर के हैं। अब 3 से डिवाइड कर देना पर चैप्टर के, आपका आ जाएगा कितने नंबर का होगा ये, ऑन एन एवरेज आपके इतने नंबर का ही होता है आपका, ठीक है। और आगे की तरफ देखिए बेटा, तो हमारे सामने ये जो चैप्टर है कवर कर चुके हैं पहले से ही, तो ज्यादा इसमें तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे बेटा। और क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन किस तरीके से, देखो मैं आपको लिटरली मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ कि बेटा किस तरीके से आपको सारी चीजें याद रखनी है, किस तरह से आपको सारी चीजें करनी है। तो बेटा देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेगा 1 मार्क क्वेश्चन में, वो है क्वेश्चन बेटा आपका प्रबंध का क्या अर्थ है। यहाँ पे बेटा देखो कुछ चीजें मैं आपको बतानी है। क्या बतानी है, देखो प्रबंध की अगर आप डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो बेटा प्रबंध की डेफिनेशन एक तो यहाँ पर है, और दूसरा अगर आप देखो तो बेटा प्रबंध की डेफिनेशन कई बच्चों ने ये वाली भी याद की होगी, ये वाली। प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करवाना चाहते हैं, और इसके बाद यह देखना कि वह इसे सर्वोत्तम एवं मितव्ययितापूर्ण विधि से करे। तो ये भी सही है, F.W. टेलर ने दी है बेटा डेफिनेशन, जिन्होंने ये याद करी है, तो ये भी सही है, डेफिनेशन में कोई कमी नहीं है।
और जो बच्चा कहता है कि भैया मुझे वो याद नहीं हो रही सर, मैं तो ये वाली याद करूंगा, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे, आप ये भी याद कर सकते हो। बट मेक श्योर एक चीज याद रखना कि भाई जो आप डेफिनेशन अभी याद कर रहे हो वही डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिख कर आनी है, और आप अपने आंसर को चेंज मत करना। कई बार क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कहते हैं यार ये डेफिनेशन भी बहुत अच्छी है, वो वाली भी बहुत अच्छी है। तो पहले तो आपने पहली वाली याद करी थी और बाद में जब एग्जाम का टाइम आया तो आपने अपनी डेफिनेशन चेंज करके आप ये याद करने लग गए। तो बेटा ऐसे अगर आप करोगे, अपने आंसर को बार बार चेंज करोगे, तो ना तो आप यहाँ के रहोगे ना तो वहां के रहोगे, एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे और पता नहीं क्या से क्या लिख कर आओगे। ठीक है, तो डेफिनेशन या कोई भी टॉपिक है अब वो क्लियर करो कि आपको लिखना क्या है, याद क्या करना है। आप अलग अलग डेफिनेशन देखोगे तो बेटा प्रबंध की बहुत सारी डेफिनेशन आपको मिलेगी, सैंपल पेपर उठा के देखोगे बेटा वहां पे डेफिनेशन अलग मिलेगी। तो आपको सर एक ही डेफिनेशन पकड़नी है, उसी को याद करना है। जो आपके जो हेडिंग्स है, जो टॉपिक्स है, जैसे मैं आपसे कहूं कि प्रबंध की विशेषता, तो बेटा विशेषता अगर आपने आर के सिंगला से याद करी है तो बेटा इसी से याद करो, अगर आपने पूनम गांधी से याद किया तो वहां से याद करो। तो कई बार हेडिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है, होती वही है, मीनिंग वही निकलता है, पर थोड़ी सी चेंज हो जाती है। यहाँ पे बेटा आपको अपने आंसर को चेंज नहीं करना। ठीक है, अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो बेटा मेरे पास नोट्स है, अगर आप चाहो तो आप खरीद सकते हो, मैंने आपको बताया वहां से याद कर लो आप। तो इससे क्या होगा कि आपके आंसर चेंज नहीं होंगे कम से कम बार बार, तो वही आंसर जो आप अभी याद करोगे वही आंसर आपके साल के एंड तक याद आपको करने होंगे, तो आपको चेंज नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें बेटा, लिखा है प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों के एक समूह को संपन्न किया जाता है। बेटा यहाँ पे मुझे आपको कुछ चीजें बतानी है कि जब भी आप कोई आंसर लिखते हो तो बेटा उसके कुछ की पॉइंट होते हैं जो आपको लिखने हैं। अगर आपने अपनी डेफिनेशन भले ही 4 लाइनों की लिखी हो, लेकिन अगर वो की पॉइंट अगर आपने मेंशन नहीं किए तो बेटा आपको नंबर मिलने के चांसेस कम रहते हैं, या आपको नंबर कम मिलते हैं, फुल मार्क्स नहीं मिल पाते। तो बेटा की पॉइंट अगर आप देखो तो डेफिनेशन बेटा की पॉइंट क्या है कि प्रबंध वह प्रक्रिया है। तो पहला पॉइंट प्रक्रिया, जिसमें काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग, तो कुशल और प्रभावी ढंग बेटा ये की पॉइंट हो गया, और कार्यों के समूह, तो ये की पॉइंट हो गया। आप फिर से एक बार पढ़ लेते हैं सांस में, प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों के एक समूह को संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो बेटा इस तरह से याद करोगे, और एग्जाम में अगर यही चीज अगर आप ब्लैक पेन से या अंडरलाइन करके जाओगे तो बेटा आपके नंबर अच्छे आएंगे। अगर हम बात करें बेटा 2014 में क्वेश्चन क्या बोला गया है बेटा, क्वेश्चन 2014 में बेटा बोला गया था हमसे कि कार्य का प्रबंधन क्या होता है वो बताइए। तो कार्य का प्रबंधन का मतलब क्या है, देखो सारे क्वेश्चन तो मैं आपको नहीं बता सकता आंसर कर करके, पर कोशिश करूंगा मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता सकूं वो सारी चीजें आपके सामने रहेगी बेटा। तो कार्य का प्रबंधन इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका अभिप्राय किए जाने वाले काम को उद्देश्य के रूप में परिभाषित करना व उन्हें प्राप्त करने के लिए संसाधन जुटाने से है। अब बेटा आप कहोगे कि सर ये तो बहुत सिंपल सी लाइन है, याद ही नहीं होती, बार बार समझ ही नहीं आता कार्य का प्रबंधन होता क्या है। आप इस लाइन को बेटा बार बार पढ़ोगे ना आपको याद नहीं होगा, आप गारंटी ले लो। कुछ बच्चे हैं जो याद कर लेंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो याद नहीं कर पाएंगे। मेरा काम क्या है कि जो बहुत ज्यादा वीक बच्चा है, जो जिसको याद नहीं होता, जो लाइन्स याद नहीं कर पाता, जो रट नहीं पाता, उसको भी याद करवा देना। तो बेटा बहुत सिंपल तरीका क्या होता है कि जब भी आप किसी आंसर को याद करो तो आप उसको टुकड़ों में बांटो, या आप उसके की पॉइंट को देख लो कि इसमें क्या क्या मेन पॉइंट है जो मुझे वहां पे मेंशन करने हैं। एक बार अगर आपने उसके मेन पॉइंट को अगर आपने अंडरलाइन कर लिया, फिर आप अपनी लैंग्वेज में भी लिखोगे, पर वो मेन पॉइंट आपको वहां पे मेंशन करने हैं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर आप देखो बेटा ध्यान से देखो क्या लिखा है, कार्य का प्रबंधन, तो क्या लिखा है, इसका अभिप्राय किए जाने वाले काम को, कार्य का प्रबंधन का मतलब क्या हो गया, किए जाने वाले काम को उद्देश्य के रूप में परिभाषित करना। भैया इसका मतलब है कि जो भी काम है आप उसको उद्देश्य में परिभाषित कर दो। एग्जाम्पल के नाम पे मान के चलो कि भैया आप चल रहे हो, आप पैदल चल रहे हो, तो ये काम हो रहा है आपका, एक कार्य हो रहा है चलना। लेकिन भाई जब आप चल रहे हो तो जाना कहाँ पर है मेरे भाई, वो तो बता दो। तो आपने क्या किया, उसको एक उद्देश्य दे दिया। क्या दे दिया, आप मान के चलो आपको पार्क जाना है। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ बेटा ये वाली चीज। देखो इमेजिनेशन पावर जितने स्टॉक करोगे बेटा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको मजा भी उसमें बहुत आएगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एक्सप्लेन बेटा मैं आप करूँ डायग्राम से, तो बेटा देखो कैसे एक्सप्लेनेशन होगा, बच्चे ध्यान से देखना जरा। मान के चलो कि ये
रोड है, ठीक है बेटा, ये आप हो, तो आप क्या कर रहे हो, इधर की तरफ जा रहे हो, तो एक क्या हो रहा है, ये कार्य हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको डिफाइन कर दिया एक गोल में, तो बेटा गोल क्या है आपका, गोल है भाई पार्क जाना, क्या है, पार्क जाना, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या बोला था कि कार्य को आपने एक लक्ष्य के रूप में परिभाषित कर दिया, तो लक्ष्य निर्धारित हो गया भैया पार्क जाना, तो जो आप चल रहे हो तो कहाँ जा रहे हो, पार्क जा रहे हो, तो आपने लक्ष्य निर्धारित कर दिया। तो बेटा जो लाइन हमारी थी वो यही थी कि आपने क्या किया बेटा, यहाँ पे काम को उद्देश्य के रूप में परिभाषित कर दिया। तो जो आप काम कर रहे थे आपने उसको एक उद्देश्य दे दिया, आपने उसको एक उद्देश्य दे दिया कि भैया मैं पार्क जा रहा हूँ। आगे क्या लिखा हुआ है कि परिभाषित करना तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए संसाधन जुटाना है। तो भाई जब आप पार्क की तरफ जाओगे, पार्क की तरफ जब जाओगे तो बेटा संसाधन क्या क्या जुटाओगे, ऑब्वियसली बात है भैया आप चप्पल पहन लोगे, कपड़े पहन लोगे, ये आपके संसाधन है। अगर दूसरा एग्जांपल ले लो तो आपको क्रिकेट खेलने जाना है पार्क के अंदर, तो संसाधन क्या होगा, आपका बैट होगा, क्रिकेट बॉल होगी, आपकी विकेट होगी, आपके जो दोस्त है वो सब होंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, आपके संसाधन है। आप उन सभी को बेटा बुला लोगे, उन सभी को बुला लोगे, उन सभी को बुला लोगे, उन सभी को बुला लोगे, तो सारी चीज आपके पास आ जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या है कि गोल के रूप में निर्धारित करना, साथ में इस काम को पूरा करने के लिए आपको संसाधन जुटाना होगा। तो बेटा 2 पॉइंट हो गए आपके सामने। तो अगर आप देखो बेटा बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको याद हो जाएगा। आप फिर से पढ़ो बेटा, अब आपको समझ में आ जाएगा। इसका अभिप्राय किए जाने वाले काम को उद्देश्य के रूप में परिभाषित करना, मतलब पार्क जाना, व उन्हें प्राप्त करने के लिए संसाधन जुटाना, मतलब अपने दोस्तों यारों को क्रिकेट बैट बॉल सब कुछ आपने संसाधन जुटा लिए तभी तो तैयार होके जाओगे। तो इसको बोलते बेटा कार्य का प्रबंधन करना, ठीक है। अब बात आती है लोगों का प्रबंधन करना। अब देखो लोगों का प्रबंधन का मतलब क्या होता है, लोगों को जुटाना, लेकिन आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो मजा नहीं आएगा। तो बेटा इन्होंने क्या बोला, प्रत्येक संगठन कुछ काम करने के लिए स्थापित किया जाता है। तरीका देखो लिखने का क्या है, प्रत्येक संगठन कुछ काम करने के लिए स्थापित किया। बस सही बात कह रहा भाई, कोई भी कंपनी अगर स्थापित करोगे तो कोई ना कोई काम करने के लिए तो स्थापित करोगे, और काम लोगों के द्वारा किया जाता है। तो भाई काम किसके द्वारा किया जाएगा, लोगों के द्वारा किया जाएगा। भाई बहुत बड़ी बात बताइए भाई इसने, ताली बजाओ इसके लिए, बहुत खतरनाक बात बताइए इसने कि काम लोगों के द्वारा किया जाता है, अतः यह आवश्यक है कि लोगों का प्रबंध किया जाए। आंसर देखा कैसे घुमाया, कंपनी बनाते हैं काम करने के लिए, काम करते हैं लोग, इसलिए हमें लोगों का प्रबंध करना है। लोगों का प्रबंध करोगे तो काम को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। देख रहे हो आंसर को किस साथ इन्होंने किया। तो इस तरीके से बेटा आपको टुकड़ों में बांटना है और आपको याद करना है। अब आगे देखो बेटा, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे 2010 3-4 सेट होते हैं ना आपके, 3 सेट आते हैं। तो बेटा इसके अंदर देखो संगठनात्मक उद्देश्य पूछ लिए गए, सामाजिक उद्देश्य और 2 व्यक्तिगत उद्देश्य। तो अगर आप में से किसी बच्चे को ये लगता है कि भैया कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो तो भैया हम कर जाएंगे, पेपर में अच्छे नंबर लेंगे, तो बेटा ये तो आप बात भूल जाओ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाम की कोई चिड़िया होती है। ये हमेशा ध्यान रखो बच्चे कि यहाँ पर पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो किसी के सेट में तो संगठनात्मक उद्देश्य दे दिया, किसी के सेट में दे दिया सामाजिक, और किसी के सेट में दे दिया व्यक्तिगत उद्देश्य। तो जिसने व्यक्तिगत उद्देश्य याद किए होंगे हो सकता है उसके में सामाजिक उद्देश्य आ गए हो, तो वो बैठ जाएगा क्या, अरे यार मेहनत तो मैंने करी थी लेकिन भाई ये वाला क्वेश्चन आ गया। तो इसलिए बच्चे आपको सारा याद करना होगा, ठीक है। ये आपके सामने ये एग्जाम्पल दे रखा है कि भैया आपके जो सेट बनते हैं क्वेश्चन पेपर के, उसमें कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह कभी मत भागो कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। 2015 देखो, 2015 3 सेट आए होंगे और तीनों सेट में बेटा क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। प्रबंध किस प्रकार व्यक्तिगत उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है, समन्वय को परिभाषित कीजिए, प्रबंध में कुशलता से क्या अभिप्राय है। भैया दूर दूर तक ये क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट नहीं करते। देखो भाई आपके सामने 2015 में बेटा तीनों सेट में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से, तो इसलिए बेटा सारी चीजें याद करनी जरूरी है। सैंपल पेपर वाले क्वेश्चन याद ना करो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा तो यही मानना होगा बच्चे कि आप सारे क्वेश्चन एक बार रीड जरूर कर लेना, कम से कम पढ़ तो लो, कम से कम याद करो या ना करो, और जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनको बेटा याद कर लेना, ठीक है। 3 नंबर कुछ क्वेश्चन है बच्चे, ये वाले क्वेश्चन इसके सामने हैं। अगर आप देखो इसके अंदर तो आपको देखने को मिलेगा डेफिनेशन दे रखी है आपको, आप कहोगे सर डेफिनेशन 3 नंबर में कैसे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, डेफिनेशन के साथ एग्जांपल देना हो तो एग्जांपल दे देना,
नहीं तो उसकी कोई विशेषता या महत्व कुछ बता देना। ठीक है, एक्सप्लेन भले ही मत करना, बस पॉइंट्स लिख के आ जाना। ठीक है, प्रबंध के उद्देश्य की 3 श्रेणियां कौन सी होती है? प्रबंध के सामाजिक उद्देश्य के 3 उदाहरण। बेटा देखो, उद्देश्य आ गए, प्रबंध पेशा है, विज्ञान है, कला है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, प्रबंधक के कार्य आ गए। अब मुख्य प्रबंधक का मतलब अब यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना होगा कि मैनेजमेंट के जो 3 लेवल होते हैं, ऊपर और मिडिल का और सबसे नीचे वाला, इन सभी के बेटा कार्य आपको पता होने चाहिए। मध्य स्तरीय के कार्य देखो यहाँ से पूछ लिए, ऊपर पूछे मुख्य प्रबंधक के, जनरल मैनेजर के, और नीचे पूछ लिए मध्य स्तरीय। ठीक है, अब प्रबंध के स्तर देखो, अगेन फिर क्वेश्चन आ गया। तो प्रबंध के स्तरों के भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। प्रबंध के किन 3 कार्यों को संक्षिप्त वर्णन कीजिए। निर्देशन के तत्व कौन से हैं? अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, भाई ये निर्देशन वाले चैप्टर से तो नहीं है कहीं। समन्वय की विशेषताओं, अब समन्वय का टॉपिक है बेटा। अगेन मैं कहूंगा सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे ध्यान देना। लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन जो करने वाला हूँ, वो करने वाला जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2012 में पूछा गया था, समन्वय का अर्थ बताओ और इसके महत्व बताओ। और 2015 में पूछा गया था प्रबंध का मीनिंग और उसके उद्देश्य। तो बेटा अगर आप ये सोचते हो कि महत्व इंपॉर्टेंट है या उद्देश्य इंपॉर्टेंट है या विशेषता किसी की या किसी का प्रोसेस, तो मेरे भाई प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट होगा, उसकी विशेषता भी इंपॉर्टेंट होगी, उसकी लिमिटेशंस भी इंपॉर्टेंट होगी, उसकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो 2012 में समन्वय का क्वेश्चन आया था, लेकिन 2015 में प्रबंध का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, टॉपिक समझा चुका हूं बेटा, वहां पे आप देख लेना, कोई नई चीज नहीं है। 2016 में देखो प्रबंध के महत्व के 4 पॉइंट आ गए बेटा। अब देखो क्या लिखा है 2015 में, प्रबंध का उद्देश्य, 1 साल बाद प्रबंध का महत्व। देख रहे हो कि महत्व, उद्देश्य, विशेषता कुछ भी आ सकता है बेटा, सब इंपॉर्टेंट है। 2016 का ही कोई और सेट होगा, उसमें क्या लिखा है? प्रबंध का मीनिंग बताना है और उसकी 3 विशेषता आ गई। और 3 विशेषता भी कौन सी? कला के रूप में बताओ भैया। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो प्रबंध है वो आपका चाहे कला हो, चाहे वो आपका साइंस हो, ठीक है, चाहे वो आपका पेशा हो, किसी भी रूप में भैया वो आ सकता है क्वेश्चन। 2012-2013 में भाई क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, समन्वय की विशेषता बतानी है। बेटा आप ध्यान दो जरा, इधर देखो 2012 में क्या आया था? समन्वय का महत्व। अब देखो आपके सामने क्या आ रहा है? समन्वय की विशेषता। तो अगेन बेटा ये बात मैं दोहराऊंगा कि क्वेश्चन बेटा कोई भी आ सकता है, तो ध्यान रखना। आप देखो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, उसका एक क्वेश्चन जो मुझे अच्छा लगा था बेटा, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। देन बेटा सारे क्वेश्चन आपको रीड करने हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? यह क्यों कहा जाता है कि प्रबंध सर्वव्यापक है? प्रबंध सर्वव्यापक, सर्वव्यापक का मतलब होता है हर जगह है। तो इसका की पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आंसर में क्या लिखा है? क्योंकि इसकी आवश्यकता सभी क्षेत्रों में है, जैसे व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रबंध सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब आपको पता ही है। अब अगर यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, तो बेटा नोटिस करने वाली बात यह है कि आप अगर लिखते हैं आंसर, तो आप क्या लिखते हैं? प्रबंध सर्वव्यापक होता है क्योंकि इसकी आवश्यकता सभी क्षेत्रों में होती है, जैसे कि व्यवसायिक क्षेत्र में होती है, गैर व्यवसायिक क्षेत्र में होती है। तो आप अननेसेसरी अपने आंसर को बेटा इंक्रीज करोगे। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे देखो, आप इन्होंने सीधा आंसर क्योंकि से स्टार्ट किया है, तो सीधा की पॉइंट पे आओ बेटा। आप अगर 1 नंबर के क्वेश्चन में आ रहे हो, तो अगर आप इतने लंबे लंबे आंसर लिखोगे तो बेटा यहीं पर ही आपका टाइम सारा खत्म हो जाएगा। फिर आप कहते हो कि सर पेपर बहुत लेंदी आया था तो हम कर नहीं पाए। बेटा लेंदी कुछ नहीं होता, डिपेंड करता है कि आप आंसर किस तरह से लिख रहे हो। 2012 देखो बेटा, एक ही साल में 2 क्वेश्चन है बेटा, अलग अलग सेट में आए होंगे। प्रबंध के किस स्तर पर प्रबंधक संगठन के कल्याण, पॉइंट क्या बेटा? संगठन के कल्याण एवं उसे बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्या पूछा? स्तर। अब स्तर 3 तरीके के होते हैं, ऊपर वाला, बीच वाला, नीचे वाला। जिसमें लिखा है प्रबंधक संगठन के कल्याण, भाई पूरे संगठन की अगर बात की जाए तो बेटा ये होता है उच्च स्तरीय प्रबंध। भाई पूरे बिजनेस की अगर बात करोगे तो भैया उच्च स्तरीय प्रबंधक ही तो काम करेगा। नीचे वाले में देखो, प्रबंध के किस स्तर पर प्रबंधक उत्पाद की गुणवत्ता, भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो निम्न स्तर होता है जो ये काम करता है। भाई प्रोडक्शन तो वही काम करेगा, तो प्रोडक्शन करने वाला जो डिपार्टमेंट है बेटा वो निम्न स्तर का होता है। आगे देखो 2016 में बेटा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रबंध काम करवाने की प्रक्रिया है, इस कथन में प्रयुक्त
प्रक्रिया शब्द के अर्थ का उल्लेख कीजिए। बेटा प्रक्रिया का मतलब होता है एक ऐसा काम, एक ऐसा कार्य जिसमें प्रोसेस, जिसमें स्टेप इन्वॉल्व हो। अगर कोई काम अगर स्टेप में हो रहा है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तो उसको हम प्रोसेस बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे अगर आप देखो कि दूध बनाने वाली जो फैक्ट्रीज होती है, चिप्स बनाने वाली जो फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें ये सारा काम बेटा प्रोसेस के थ्रू होता है। प्रोसेस मतलब स्टेप होता है। जैसे चिप्स की बात करें तो भाई आलू पहले आएगा ट्रक से, फिर मशीनों में डाला जाएगा, पहले उसको धोया जाएगा, फिर उसको छीला जाएगा ना, काटा जाएगा, तो प्रोसेस होता है बेटा वो। तो पूरे प्रोसेस जब स्टेप में जब काम होते हैं तो उसको हम प्रक्रिया कहते हैं। प्रक्रिया का अभिप्राय एक काम को पूरा करवाने के लिए, एक काम को पूरा करवाने के लिए निर्धारित क्रम, आगे ना प्रोसेस, निर्धारित क्रम में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के समूह से है। कदमों को हटा देना, विभिन्न क्रिया मतलब कि डिफरेंट स्टेप्स में जब हम काम करते हैं तो हम उसको बोलते हैं प्रक्रिया। तो बेटा एक ही लाइन में आपका आंसर कंप्लीट है। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आया तो आपको सिर्फ यहीं पे लिखना है, इसके आगे नहीं लिखना, ठीक है। वो आपका टाइम वेस्टिंग होगा, कुछ नहीं होगा। 2016 में देखो दूसरा क्वेश्चन है, क्या प्रबंध का संबंध लागत लाभ को ध्यान में ना रखते हुए केवल उचित कार्य को करने, क्रिया को संपन्न करने तथा उद्देश्य को प्राप्त करने से है? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। तो ये कहना चाहता है कि प्रबंध का संबंध लागत लाभ को ध्यान ना रखना। तो बेटा लागत और लाभ से हमारा मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। बेटा काम जैसे कुशलता है, एक है प्रभावपूर्णता। तो ध्यान रखना, प्रभावपूर्णता का मतलब होता है लागत और लाभ होता है बेटा आपकी कुशलता, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर ये दोनों चीजें का अगर हम ध्यान नहीं रखते प्रबंध में तो क्या ये पॉसिबल है? भैया इसका तो अलग से पॉइंट दे रखा था चैप्टर में, तो ये तो बहुत जरूरी है। तो इन्होंने कहा ध्यान ना रखते हुए काम करना, ना ये तो पॉसिबल ही नहीं है भैया, इनका ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है? नहीं। आंसर आपको हाँ या ना में देना होगा ऐसे में, तो आप नहीं, क्योंकि आधा नंबर तो इसी का हो जाता है। नहीं, प्रबंध का संबंध लागत लाभ को ध्यान में ना रखते हुए केवल उचित कार्य करने, क्रियाओं को संपन्न करने तथा उद्देश्य को प्राप्त करने से नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत लागत लाभ विश्लेषण, अर्थात इसका मीनिंग बता रहे हैं, काम को सही ढंग से करना मतलब प्रभावपूर्णता, व न्यूनतम लागत पर करना मतलब की कुशलता को भी सम्मिलित किया जाता है। तो बेटा इसका आंसर ये है बच्चे। और अगर हम देखें 3 नंबर के क्वेश्चंस में बेटा ये सारे क्वेश्चन से एक बार देख लेना बच्चे। हाँ, यहाँ पे बेटा कुछ क्वेश्चन है 6 नंबर के क्वेश्चन से। बेटा देखो क्वेश्चन पूछे गए प्रबंध की किन्हीं 4 विशेषताओं को समझाइए। अब आप कहोगे कि सर 6 नंबर का 4 विशेषता पूछी गई है, तो बेटा देखो इस तरह के क्वेश्चन को करना क्या है, यहाँ पे लिखा भी देखो समन्वय की किन्हीं 4 विशेषताएं। तो जब 6 नंबर क्वेश्चन आए और पॉइंट पूछे जाए कम, तो बेटा लिखने का तरीका क्या है? एक तो डेफिनेशन लिख दो सबसे पहले तो अच्छे से, उसके बाद फिर आप क्या करो, अगर इसके 6 पॉइंट अगर आपको याद है तो बेटा 6 पॉइंट के 6 पॉइंट लिखो, लेकिन लास्ट के जो 2 पॉइंट है भले ही वो आप उसको एक्सप्लेन मत करो अच्छे से, एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो और चलते बनो। लेकिन फिर भी अगर मान के चलते हैं कि उसके 6 पॉइंट भी नहीं है, सिर्फ 4 ही पॉइंट है और आपको 4 पॉइंट ही याद है, या 6 पॉइंट है लेकिन फिर भी आपको 4 पॉइंट याद है, तो बेटा ऐसे में क्या करोगे, जैसे 4 पॉइंट लिखे, डेफिनेशन लिखी, देन जो 4 पॉइंट जो आपने लिखे थे ना उसकी आप डायग्राम बना दो, मतलब या तो सर्कल बना दो, ठीक है, उसमें लिख दो, या आप स्टेप में लिख दो कि पहला पॉइंट, फिर एरो बनाओ, दूसरा पॉइंट, फिर एरो बनाओ, तीसरा पॉइंट, पहले एक्सप्लेन कर दो, सब कुछ कर दो और एंड में जाकर उसको डायग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट कर दो। तो 1 नंबर तो बेटा डायग्राम का बन जाएगा आपका, 1 नंबर डेफिनेशन का हो जाएगा और 4 नंबर आपके पॉइंट के हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा 6 नंबर के आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब देखो बेटा 2010 और 2010 केस स्टडी का बेटा क्वेश्चन है, केस स्टडी का। अब देखो बेटा कई बच्चे कहते हैं कि सर केस स्टडी बड़ी दिक्कत हो जाती है, केस स्टडी नहीं हो पा रही। मेरे भाई पहली बात तो ये याद रखो कि आपको चैप्टर याद होना चाहिए। अगर आपको चैप्टर याद नहीं है ना तो आप केस स्टडी कभी नहीं कर सकते जिंदगी में। तो बेटा चैप्टर याद होना बहुत जरूरी है सबसे पहले। तो अब देखो जरा इसमें बोला क्या है, वोल्वो लिमिटेड का लक्ष्य प्रति माह 100 रुपये प्रति शेड की लागत पर 10,000 शेड का उत्पादन करना था। उत्पादन प्रबंधक ने इस लक्ष्य को 90 रुपये प्रति शेड की लागत पर प्राप्त कर लिया। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, 100 रुपये एक शेड की लागत पर 10,000 शेड का उत्पादन करना है इसका मोटिव, लेकिन उसे 90 रुपये प्रति शेड में ही उसे 10,000 शेड का उत्पादन कर लिया। क्या आप सोचते हैं कि उत्पादन प्रबंधक प्रभावी हैं? अपने उत्तर के समर्थन में एक कारण कीजिए। भाई प्रभावी का मतलब क्या होता है? प्रभावी का मतलब होता है काम को टाइम पे कंप्लीट करना। तो बेटा लागत को यहाँ पे कंपेयर करने मत बैठ जाना,
आपको ये देखना है कि काम क्या समय पे पूरा किया। मुझे बताओ, क्या पूरे सेंटेंसेस में आपको कहीं पे लगा पैराग्राफ में कि भाई काम को उन्होंने टाइम पे पूरा नहीं किया? कहीं लगा आपको? नहीं लगा ना, तो इसका मतलब उसने काम पूरा कर लिया होगा टाइम पे। तो आप क्या लिखोगे? हाँ, क्योंकि उसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। क्लियर हो गया पॉइंट बेटा? इसी तरीके से बेटा 2010 में देखो, मतलब कि किसी और उसमें सेट में बेटा क्वेश्चन आया होगा। हीरो लिमिटेड का लक्ष्य प्रति माह 150 रुपए प्रति शर्ट की लागत पर 10,000 शर्ट का उत्पादन करना। देखो अमाउंट चेंज कर दिया बस। उत्पादन प्रबंधक इस लक्ष्य को 160 रुपए प्रति शर्ट की लागत में प्राप्त कर सका। यहाँ पे जो कम में प्राप्त किया था, यहाँ पे बेटा ज्यादा में प्राप्त कर लिया। क्या आप सोचते हैं कि उत्पादन प्रबंधक प्रभावी है? अगेन बेटा आप यहाँ पे क्या गलती करोगे? आप कहोगे 150 160, ओहो भैया इन्होंने तो भाई ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, प्रभावी नहीं है, आप ये बोल दोगे। मेरे भाई आपको ये पता होना चाहिए कि प्रभावी का मतलब काम को समय पे पूरा करने से है। लागत कितनी भी हो वो फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि हाँ प्रबंधक प्रभावी है क्योंकि उसने उत्पादन को प्राप्त कर लिया। चलो बेटा, अगर आपको समझ में आ गया हो तो भाई हम आगे चलेंगे। यहाँ पे देखो बेटा 2010 में ही एक अलग उन्होंने सेट में क्वेश्चन दिया होगा कि हीरो लिमिटेड का लक्ष्य प्रति माह 150 रुपए प्रति शर्ट की लागत पर 20,000 शर्ट का उत्पादन करना था। उत्पादन प्रबंधक इस लक्ष्य को 170 प्रति शर्ट की लागत पर प्राप्त कर सका। 150 रुपए बोला था, 170 मतलब पैसे ज्यादा लगा दिए उसने। क्या आप सोचते हैं कि उत्पादन प्रबंधक कुशल है? बेटा देखो क्वेश्चन चेंज कर दिया। यहाँ क्या पूछा था? प्रभावी है, प्रभावी है। यहाँ क्या पूछने लग गया? क्या कुशल है? कुशल का मतलब क्या होता है बच्चे? कुशल का मतलब होता है कि पैसों में, भैया पैसों में कम है या नहीं है ये बताओ। कम पैसों में उसने काम किया नहीं किया? तो आप कहोगे नहीं भैया नहीं किया। तो आप क्या लिखोगे? नहीं, उत्पादन प्रबंधक कुशल नहीं है क्योंकि उसने लक्ष्य तो प्राप्त किया लेकिन लागतों को न्यूनतम रखते हुए नहीं किया। ठीक है, तो बेटा ये आपको याद रखना चाहिए कि भाई वो पूछ क्या रहा है। अगर जिस बच्चे को कुशलता का मतलब नहीं पता, जिस बच्चे को प्रभावपूर्णता का मतलब नहीं पता, वो आंसर दे ही नहीं सकता बेटा इस चीज का। फिर आप कहते हो सर केस स्टडी नहीं हो रही। मेरे भाई केस स्टडी तब होगी जब आपको ये सारी चीजें आती होगी। अगर आपको चैप्टर आता होगा तो बेटा आप कर लोगे। ठीक है, इसके बाद बेटा ये कुछ केस स्टडी बेटा यहाँ पे दे रखी है। आपके हॉट क्वेश्चन भी है, कुछ हॉट वाले क्वेश्चन, गर्म गर्म क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ने बेटा बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें कर लेना। रीजन क्या है? देखो मैं सारी चीजें तो नहीं करा पाऊंगा कम टाइम में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर लेना इसके अंदर। अब जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं आपको करा सकता हूँ बच्चे। अगर आप थोड़ा और आगे की तरफ देखो तो हाँ ये वाला देखो बेटा, आपको मिसलीनियस क्वेश्चन बेटा केस स्टडी दे रखी है बेटा। इसके अंदर लिखा है अल्फा लिमिटेड की स्थापना एमबीए कर चुके कुछ व्यक्तियों द्वारा उचित लाभ अर्जित करते हुए समाज सेवा करने के लिए की गई है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि बेटा जब भी आप केस स्टडी करोगे तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन पढ़ लेना पूछ क्या रहा है। उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित प्रबंध की विशेषता को पहचानिए। आप क्वेश्चन पूछ ले विशेषता। अब बेटा यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि विशेषता का मतलब है कि भैया आपको सारे पॉइंट याद हो जाने चाहिए कि विशेषता में कौन से पॉइंट आते हैं। सारे पॉइंट याद आ गए तो बेटा आप पढ़ना शुरू करो। अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए उन्होंने अनेक लोगों की मदद ली। भैया इस सेंटेंस से कोई भी विशेषता नहीं मिल रही। कंपनी में काम करने वाले सभी लोगों को भिन्न भिन्न क्रियाएं कर रहे थे। भाई इससे भी कोई विशेषता नहीं मिलती। इनकी क्रियाएं तो भिन्न थी लेकिन सभी लक्ष्य एक ही था। बेटा सभी का लक्ष्य एक ही था, यहाँ पर विशेषता में मिल गई। इसे हम बोलते हैं प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। मतलब कि लक्ष्य होना जरूरी है। यह जरूरत ऐसा प्रयास करते रहने की थी कि कहीं ये लोग लक्ष्य से भटक ना जाएं। ये भी कोई विशेषता नहीं बताता। इसीलिए कंपनी में ऐसी व्यवस्था की गई सभी लोगों के प्रयास एक ही मार्ग की ओर अग्रसर हो। तो बेटा यहाँ से आपको पता चल रहा है कि भैया सभी का लक्ष्य एक ही था। इसका मतलब एक विशेषता जो हमने पढ़ी थी बचपन में वो थी कि प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। तो बेटा ये सेंटेंस अंडरलाइन करके आप लिखोगे। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो सभी का लक्ष्य एक ही था, ये लिखो और आगे डॉट डॉट करके आप लिख दो प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चे? तो इस तरीके से जब भी केस स्टडी सॉल्व करनी हो तो बेटा आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आपको एक तो चैप्टर आता हो प्लस
सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो पूछ क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग देन फिर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ के फिर अंडरलाइन करने की कोशिश करो, उस आंसर को ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक। अगर इसी तरीके से अगर इसके सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, उपरोक्त घटना के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि क्या कंपनी का वित्त प्रबंधक कुशल एवं प्रभावी है। अब कुशल का मतलब क्या होता है भैया कि कम पैसों में काम हो जाए, प्रभावी का मतलब तो टाइम पे काम हो जाए। तो ये आपको समझ में आ गया, आपको ये दो चीजें पता करनी है। तो अब आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ है क्या। लाल एंड लाल ब्लैंकेट प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक व्यावसायिक वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के प्रति बहुत सचेत रहते हैं। व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से उन्हें यह जानकारी प्राप्त हुई कि इस वर्ष अधिक सर्दी पड़ने के आसार हैं। इसी सूचना के आधार पर उन्होंने कंबलों के उत्पादन को 2 गुना करने का निर्णय लिया। उत्पादन लक्ष्य को बढ़ा हुआ देखकर वित्त प्रबंधक ने यह अनुमान लगाया कि 5 करोड़ रुपए अधिक धन की जरूरत होगी। उसने धन की शीघ्र ही प्रबंध कर लिया। कंपनी को यह धन 9% प्रति ब्याज की दर पर प्राप्त हुआ, जबकि बाजार में प्रचलित ब्याज की दर थी 8.75%। अब भाई एक बार बताओ, कुशल तो नहीं है, क्यों? तो जब मार्केट में सस्ता मिल रहा था तो आपने 9% दर पे आपने पैसा क्यों लिया? तो कुशलता तो कहीं से भी नजर नहीं आएगी, प्रभावपूर्णता नजर आ सकती है क्योंकि काम समय पे पूरा हुआ। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला? बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर पूरे पैराग्राफ में ये नहीं बताया कि उसने अचीव किया नहीं किया, तो आप ये खुद से अज्यूम कर लेना कि उसने काम अचीव कर लिया होगा, उसने अपना गोल अचीव टाइम पे कर लिया होगा। तो आप आंसर में क्या लिखोगे? नहीं, वित्त प्रबंधक केवल प्रभावी है, कुशल नहीं है। क्लियर पॉइंट? हालांकि नहीं उन्होंने गलत लिखा, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था कि वित्त प्रबंधक केवल प्रभावी है, कुशल नहीं है, ऐसा होना चाहिए था। नहीं तो ये नहीं ना थोड़ा गलत आंसर दे देगा। समझ में आ गई बात? तो बेटा ये सारी चीजें आप सब तभी कर पाओगे कि स्टडी जब आपको चैप्टर आता हो। ठीक है, अगर आपको चैप्टर नहीं आता तो बच्चे आप नहीं कर पाओगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब ये बेटा आज लास्ट था ये टॉपिक हमारा, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के बेटा क्वेश्चंस बताए कुछ। इसी तरीके से बेटा ये सारे क्वेश्चंस है बच्चे, आपको सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से कर लेने हैं। ध्यान रखना बेटा एज इट इज ये क्वेश्चन नहीं आते, बट ये ध्यान रखो कि इससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन आएंगे। और अगर आपको पूरा चैप्टर याद है तो बेटा आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बेटा कर लोगे क्वेश्चन। ये केस स्टडी कोई हुआ नहीं है, कोई भूत नहीं है कि बेटा नहीं होगा आपसे। एमसीक्यू की बात करते जाते तो एमसीक्यू क्वेश्चंस करना ही बहुत आसान है। कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है? तो आपको बेटा पता होना चाहिए प्रबंध कार्य कौन से हैं। नियोजन है, नीतिकरण है, नियंत्रण है। जितने चैप्टर है ना वो सारे उनके कार्य होते हैं। सहयोग वाला कोई चैप्टर नहीं है तो ये कार्य नहीं होगा, तो ये आंसर हो गया। प्रबंध एक क्या है? कला है, बिल्कुल सही है। विज्ञान है, हाँ भाई विज्ञान भी है। कला एवं विज्ञान दोनों है, ये बात तो और भी ज्यादा सही है। कला एवं विज्ञान कोई नहीं है, तो बेटा आंसर आपका ये होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप बोलते हो प्रबंध एक कला है तो बेटा विज्ञान है, ये फिर पॉइंट रह जाएगा आपका। तो इसलिए आप ये वाला पॉइंट लोगे, कला एवं विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है बेटा? तो प्रबंध के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। संगठनात्मक हो गया, व्यक्तिगत हो गया, आपका सामाजिक हो गया। अब इसके अंदर लाभ अर्जित करना बिल्कुल है, संगठन का विकास करना बिल्कुल है, रोजगार उपलब्ध कराना सामाजिक है, नीति निर्धारण करना ये बेटा एक कार्य है जो प्रबंधकों के कार्य होते हैं बेटा। ठीक है, तो ये उद्देश्य में नहीं काउंट होगा, ये कार्यों में काउंट होगा। तो ये उद्देश्य नहीं, तो आपका आंसर ही हो गया। नीति निर्धारण कार्य किसका है बेटा? और इसी बात है बेटा, जो बड़े लेवल पे जो काम करते हैं वही पॉलिसीज बनाते हैं कंपनी की, तो उच्च स्तरीय प्रबंधकों का है, कोई डाउट ही नहीं है बेटा उन सब चीजों में। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बेटा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन कर लो, चैप्टर से अपना क्लियर कर लो, तो बेटा आप सारी चीजें कर लोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात तो अगर मैं कहूँ तो बेटा जितने क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं जो पिछले सालों में पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेटा वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बट अगेन अगर आप कहते हो कि नहीं सर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे देने हैं आपको, तो बेटा अगेन मैं कहूंगा कि नोट्स प्लस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्टडीज ये सारी चीज आपको मिल जाएगी। आपको लिंक करना क्या है, आपको व्हाट्सएप करना है बेटा 20 रुपीज पर चैप्टर बेटा आपके नोट्स हैं। ठीक है, सारी चीज आपको मिलेगी। और अगर आप खरीदना चाहो तो बेटा आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरा नंबर बेटा बाकी वीडियोस में भी है और इस वीडियो में भी आपको दे दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में भी बेटा अगर आप चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज इस चैप्टर के अंदर
जो भी टॉपिक है, जो भी क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए। जो क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में एक बार बेटा उनको देख लेना। अच्छे क्वेश्चन से बेटा मेहनत करोगे बेटा सब हो जाएगा। चैप्टर सबसे पहले क्लियर करो, चैप्टर क्लियर हो जाने के बाद फिर आप बेटा क्वेश्चंस पे आना और सारे क्वेश्चंस एक बार कर लो। अभी टाइम है तो अभी कर लोगे। अगर आप सोचोगे कि लास्ट में 1 महीने में कर लूंगा, बेटा नॉट पॉसिबल, कोई नहीं कर पाता। ठीक है, तो बेटा ये अभी आपको करना है, बाद में नहीं कर पाओगे। ठीक है बच्चे, तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है बेटा लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर बेटा नहीं हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस चीज को। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आओ बेटा।